है यश, एक साधारण चाय वाला जिसका सपना था बड़ा आदमी बनने का। उसकी दुनिया थी ये छोटी सी दुकान जहाँ हर चाय के कप में वो अपना सपना घोलता था। उसकी चाय की खुशबू दूर दूर तक जाती थी और उसकी मुस्कान हर ग्राहक के दिन को रोशन कर देती थी। इस छोटी सी दुकान में सिर्फ चाय ही नहीं, लोगों की कहानियां भी मिलती थी। हर सुबह यहाँ मजदूर अपनी थकान मिटाने आते। ऑफिस जाने वाले लोग दिन की शुरुआत यहीं से करते और कॉलेज के छात्र चाय के साथ अपनी दोस्ती का स्वाद चखते। लेकिन इस भीड़ के बीच यश के मन में एक अधूरी ख्वाहिश थी, एक दिन खुद को इस दुकान से आगे बढ़ते हुए देखना। वो जानता था कि उसके सपने बड़े हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने का रास्ता धुंधला था। पर उसे नहीं पता था कि किस्मत उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लाने वाली थी जो उसके सपनों की कीमत उससे ही वसूल लेगी। एक ऐसा सौदा जो उसे दौलत और शोहरत तो देगा, पर बदले में क्या ले जाएगा, इसका अंदाजा खुद यश को भी नहीं था। कार का दरवाजा खुलता है और अंदर से एक स्टाइलिश महंगी साड़ी पहने एक खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। मैडम, चाय लीजिए, हमारी स्पेशल अदरक वाली। स्वाद ऐसा कि अगर एक बार पी ली तो दिल कहेगा और दो। चाय तो पीऊंगी, पर पहले बात करनी है। जी, मुझसे? हाँ, तुमसे। तुम्हें करोड़पति बनना है ना? मैडम देखिए, मैं चाय बेचता हूँ, सपने नहीं। करोड़पति बनना तो दूर, अभी मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि कुल्हड़ वाली चाय मुफ्त में दे सकूं। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें एक ही रात में करोड़पति बना सकती हूँ तो? अरे वाह मैडम, ऐसा ऑफर तो मेरे सपने में भी नहीं आया। आप कोई जादूगरनी है क्या? आप सच में मजाक तो नहीं कर रही? तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है सोचने के लिए। या तो मेरी गाड़ी में बैठो या फिर यहीं रहकर पूरी जिंदगी चाय बेचते रहो। यश का चेहरा पढ़ा नहीं जा सकता। वो कभी अनन्या को देखता तो कभी अपनी छोटी सी दुकान को। आसपास खड़े लोग भी सस्पेंस में हैं। एक ठहराव सा आ जाता है। फिर यश धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ता है। क्या ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होगा या सबसे बड़ी गलती? कार शहर की चमचमाती सड़कों पर दौड़ रही है। अंदर की फिजा बिल्कुल शांत, लेकिन माहौल में तनाव है। ड्राइवर आगे ध्यान से गाड़ी चला रहा है, जबकि पीछे की सीट पर अनन्या और यश बैठे हैं। यश के चेहरे पर अभी भी संदेह और आश्चर्य के भाव हैं, जबकि अनन्या बिल्कुल गंभीर नजर आ रही है। देखिए मैडम, आप मुझे करोड़पति बनाने की बात कर रही हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक मामूली चाय वाले में ऐसा क्या खास है कि आप मुझे ये ऑफर दे रही हैं। मुझे एक नकली पति चाहिए, सिर्फ 6 महीने के लिए। बदले में 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। यश को मानो करंट लग गया हो। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। वो एक पल के लिए अनन्या को देखता रह जाता है, फिर हड़बड़ाते हुए हंसने लगता है। ओह अच्छा, ये कोई प्रैंक शो चल रहा है। बताइए, कैमरा कहाँ है? देखिए, मुझे बहुत देर से शक हो रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। ये कोई मजाक नहीं है यश, मैं सीरियस हूँ। पर नकली शादी? लेकिन ऐसा क्यों? वो मेरे दादाजी की वसीयत। उनके अनुसार अगर मैं शादी नहीं करती हूँ तो उनकी पूरी संपत्ति ट्रस्ट के नाम हो जाएगी, और मैं वो संपत्ति किसी और को देने के लिए नहीं बैठी हूँ। ओह, तो ये बात है। मुझे शादी चाहिए, लेकिन सिर्फ कागजों पर, असल में नहीं। इसलिए मुझे एक ऐसा शख्स चाहिए जो बिना कोई इमोशनल ड्रामा किए सिर्फ 6 महीने के लिए मेरा नकली पति बन सके, और बदले में उसे इतना पैसा मिले कि वो पूरी जिंदगी चैन से बिता सके। यश कुछ सेकंड तक खामोश रहता है। गाड़ी के अंदर सिर्फ इंजन की हल्की गूंज सुनाई देती है। आप मुझे ही क्यों चुन रही हैं? कोई अमीर पढ़ा लिखा आदमी नहीं मिला आपको? क्योंकि अमीर लोग लालची होते हैं और पढ़े लिखे लोग चालाक। मुझे किसी सीधे साधे आदमी की जरूरत है जिसे सिर्फ पैसे से मतलब हो।
और जिसे मेरे मामले में दखल देने की आदत ना हो, और तुम मेरे लिए परफेक्ट चॉइस हो यश। यश इस जवाब पर एक पल के लिए चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये तारीफ थी या ताना। वो एक बार फिर खिड़की के बाहर देखता है, फिर अनन्या की तरफ मुड़कर बोलता है, और 6 महीने बाद? डिवोर्स और तुम आजाद। हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी जी सकते हैं, ना कोई झंझट ना कोई टेंशन, बस एक सिंपल बिजनेस डील। यश एक लंबी सांस लेता है। उसकी आंखों में सपने झलकने लगते हैं, लेकिन साथ ही कोई अनकहा डर भी था। कार तेजी से शहर की सड़कों पर आगे बढ़ रही है और यश की जिंदगी भी अब एक मोड़ पर आकर ठहर गई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये रास्ता उसे मंजिल की तरफ ले जा रहा है या अंधेरे की ओर। कोर्ट में यश और अनन्या सादगी से शादी के दस्तावेजों पर साइन करते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर हल्का सिर हिलाते हैं, जैसे इस समझौते पर पूरी तरह सहमत हो। ये शादी प्यार की नहीं बल्कि एक समझौते की थी। 6 महीने की डील, जिसमें यश को अमीरी और अनन्या को आजादी मिली थी। यश करोड़पति तो बन चुका था, लेकिन क्या सच में वो खुश था? इस चमक धमक के पीछे कोई अनकही सच्चाई छिपी थी। यश, तुम्हारी चाय में सच में जादू है। हर घूंट के साथ लगता है जैसे दुनिया की सारी परेशानियां गायब हो गई हैं। तो फिर सुन लो, एक दिन यही जादू मुझे बड़ा आदमी बना देगा, और जब मैं अमीर बन जाऊंगा ना, तब तुम्हें छोटी सी दुकान से बड़ा घर दूंगा मेरा। बड़ा घर और चाय? अरे, चाय तो हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहेगी, पर मैं तुम्हें वो हर खुशी दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। यश, अगर तुम बड़े आदमी बन गए तो क्या तब भी हमारी दुनिया वैसी ही रहेगी? पागल हो क्या? मैं कितना भी अमीर क्यों ना हो जाऊं, पर हमारी ये चाय, ये बातें और ये दोस्ती कभी नहीं बदलेगी। ये मेरा वादा है मेरा। अब यश अपने आलीशान बंगले की बालकनी में खड़ा है, हाथ में ब्रांडेड कप में चाय लिए। लेकिन इस चाय में वो पुराना स्वाद नहीं, वो जादू नहीं। उसकी आंखों में नमी झलकती है। अगर तुम सच में बड़े आदमी बन गए तो क्या तब भी हमारी दुनिया वैसी ही रहेगी? और इस सवाल का जवाब अब शायद यश के पास नहीं है। हाँ, कल पार्टी में मेरे साथ रहना, याद है ना? नकली पति। हाँ, याद है। कभी कभी लगता है तुम सच में मेरे पति होते तो। क्या? भूल जाओ, सिर्फ एक समझौता है ये। रात का सन्नाटा, हल्की हवा बह रही है। वो कांपते हाथों से उस पुराने काउंटर को छूता है जहां कभी उसकी दुनिया बसती थी। उसकी आंखें भर आती हैं। एक तेज झोंका चलता है और उसके साथ ही यादों की बाढ़ सी आ जाती है। यश अपनी चाय बनाने में व्यस्त है। मीरा दूर स्टॉल पर बैठी उसे शरारत भरे मुस्कान के साथ देखती है। एक चाय का प्याला तैयार कर वो मीरा की ओर बढ़ता है। यश, जब तेरा नाम बड़ा होगा तब ये दुनिया रहेगी या तू भूल जाएगा? अरे, ये दुकान तो मेरी जान है मेरा। जब तक मैं जिंदा हूँ ना, ये दुकान भी रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मीरा हंस देती है और दोनों चाय के कप टकराते हैं। वो पल मानो हमेशा के लिए थम जाता है। वो धीरे से कुर्सी पर बैठता है। वो सिर झुकाकर बैठा रहता है। उसकी आंखों में वही सवाल गूंजता है, अगर तुम सच में बड़े आदमी बन गए तो क्या तब भी हमारी दुनिया वैसी ही रहेगी? और अब उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं बचता। मीरा, वही मीरा जिसके साथ उसने कभी अपने सपने बुने थे, आज किसी और के साथ है। वो दुल्हन के जोड़े में सजी हुई है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है, लेकिन यश के लिए वो मुस्कान हजारों सवाल छोड़ती है। कभी कभी पैसे से सब कुछ नहीं मिलता, ये मैंने भी सीखा है। यश अनन्या की ओर देखता है। उसकी आंखों में पहली बार वो दिखता है। मुझे मेरा सपना तो मिल गया, पर मेरी दुनिया खो गई। मीरा अपने दूल्हे के साथ कार में बैठती है।
गाड़ी धीरे धीरे दूर चली जाती है, शायद हमेशा के लिए। अनन्या अपने कैबिन में अकेली बैठी है। उसके सामने बेशुमार फाइलें और लैपटॉप खुली है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वो सिर उठाकर देखती है। यश। मैं ये समझौता तोड़ रहा हूँ, मुझे ये दौलत नहीं चाहिए। अनन्या के हाथ कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, पर वो उन्हें छू नहीं पाती। उसकी आंखों में अविश्वास झलकता है। यश, ये मजाक करने का समय नहीं है। ये सिर्फ दौलत नहीं, तुम्हारा पूरा भविष्य है। नहीं अनन्या, ये सिर्फ दौलत थी, मेरा भविष्य नहीं। मेरा भविष्य वहाँ है जहाँ मैं खुश रह सकता हूँ, जहाँ मेरा मन बसता है, मेरे चाय की दुकान के पास। और मेरे पास? मैं क्या तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ? तुम्हारे पास सब कुछ है अनन्या, लेकिन शायद वो नहीं जो तुम्हें चाहिए। और मैं वो नहीं हूँ जिसकी तुम्हें जरूरत है। अनन्या का चेहरा मुरझा जाता है। उसके होंठ कांपने लगते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। वो बस यश को देखते रह जाती है, जैसे पहली बार समझ पा रही हो कि उसने क्या खो दिया। यश बिना कोई और शब्द कहे पीछे मुड़ता है और दरवाजे की ओर बढ़ता है। हर कदम के साथ अनन्या की धड़कन बढ़ती जाती है। उसकी आंखें उम्मीद से भर जाती है कि शायद यश पलटे, शायद वो कहे कि वो रुक जाएगा। लेकिन यश चलता रहता है। दरवाजे पर पहुंचकर एक पल के लिए वो ठहरता है, पर फिर बिना मुड़े आगे बढ़ जाता है। अनन्या अब भी वहीं खड़ी है। उसकी आंखें खुली हैं, पर उनमें नमी तैर रही है। वो धीरे धीरे एक कुर्सी पर बैठ जाती है, अपनी उंगलियां आपस में मरोड़ते हुए। फिर अचानक चेहरा अपने हाथों में छुपा लेती है। उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं। गालों से आंसू बिना आवाज के बहने लगते हैं, जैसे बरसात उस लड़की पर हो रही हो जो कभी रोना नहीं सीख पाई थी। लेकिन अब वो जा चुका था और अनन्या पहली बार अकेली नहीं, असहाय महसूस कर रही थी। कहने को ये सिर्फ एक समझौता था, लेकिन जब कोई यूं चला जाता है तो दिल का कोई कोना दरक ही जाता है। क्या वो एक बार भी मुड़कर देख सकता था? क्या उसे पता था कि उसकी खामोशी ने क्या तोड़ा? उसे जाने से रोक नहीं पाई, लेकिन क्या वो जानता है कि उसके हर कदम के साथ मैं कितनी बार टूटी हूँ? जब वो मेरे साथ इस घर में था, क्या तब भी वो इतना ही दूर था जितना आज है? शादी का दिन, कोर्ट के बाहर दोनों खड़े हैं। दस्तखत होते हैं, लेकिन चेहरों पर कोई उत्सव नहीं। ड्राइंग रूम की चुप्पी। शाम का समय, दोनों एक ही कमरे में हैं, पर अलग अलग कोनों में। बीच की दूरी नाप नहीं सकते। डिनर टेबल। यश चुपचाप खाना परोसता है। अनन्या खाती है, पर उसकी नजरें थाली से ऊपर नहीं उठती। वो मुझे समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं खुद को ही समझ नहीं पाई। कभी कभी चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। हम दोनों जैसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन डरते थे कि कहीं वो टूट ना जाए जो थोड़ा बहुत जुड़ चुका था। रात का समय। हवेली का एक अंधेरा कमरा, जहां अनन्या के दादाजी की पुरानी तिजोरी है। कमरे में अनन्या के चाचा, चाची और उनका बेटा रोहित बैठकर चर्चा कर रहे हैं। बुजुर्ग ने तो सारा खेल ही बिगाड़ दिया। सारी जायदाद उस लड़की के नाम कर दी। कम से कम कुछ तो हमारे बेटे के नाम होना चाहिए था। रोहित दिन रात उनके साथ रहता था, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। अगर वो शादी कर लेती है और 6 महीने तक वो रिश्ता बना रहता है, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ उसके नाम चला जाएगा। तभी तो उस यश को दूर करना होगा। वो हमारा सबसे बड़ा खतरा है। वो तीनों किसी वकील की फाइलों को देखते हैं और फिर एक नकली वसीयत बनाने की योजना बनाते हैं। यश के कंधे पर एक छोटा बैग है, चेहरा थका हुआ और आंखों में खोया हुआ सा भाव। वो चारों ओर देखता है। उसकी पुरानी गली, जो कभी जिंदगी से भरी होती थी, अब सुनसान सी लग रही है। यही तो था मेरा घर, मेरी सुबह, मेरी पहचान। धीरे धीरे वह उस कोने की तरफ बढ़ता है जहां उसकी चाय की दुकान थी। वही जगह, वही दीवारें, लेकिन अब सब कुछ जंखाया सा लगता है। शटर बंद है, उस पर एक फटा सा पोस्टर चिपका है। दुकान बिकाऊ है, संपर्क करें। उसकी नजर वहीं टिक जाती है। होंठ कांपते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। वह शटर को धीरे से छूता है, जैसे किसी बीमार दोस्त का माथा। ये दुकान मेरा सपना नहीं थी, मेरी पहचान थी।
और आज उस पहचान पर बिकाऊ का टैग लग गया है। वो थक कर फुटपाथ पर बैठ जाता है, बैग पास रख देता है। शाम अब रात में बदल रही है। चुपचाप बैठा वो यादों में डूबता है। मीरा की हंसी गूंजती है। यश, तुम्हारे चाय में जादू है। एक दिन यही दुकान मेरी दुनिया बदल देगी। मैंने क्या खो दिया और क्या पाया। दुकान की सीढ़ियों पर बैठा यश आसमान की ओर देखता है, जैसे कोई जवाब ढूंढ रहा हो। यश उनकी तरफ देखता है, हल्की सी मुस्कान देता है, पर कुछ नहीं कहता। उसके भीतर भी अब सवाल बहुत है। अनन्या देर रात में घर लौटती है। मेंशन के मुख्य हॉल में उसके चाचा, चाची और रोहित पहले से बैठे हैं। जैसे ही वह भीतर आती है, सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। यश कहाँ है? वो तुम्हारे साथ नहीं आया? वो बिजनेस ट्रिप पर गया है, 1 हफ्ते में लौट आएगा। शादी हुए हफ्तों हो गए और अभी से अलग अलग रह रहे हो। या फिर कुछ और चल रहा है? अनन्या की आंखों में एक पल के लिए दर्द और डर झलकता है, लेकिन वो तुरंत संभल जाती है। अगर मेरे निजी जीवन में किसी को ज्यादा दिलचस्पी है तो पहले अपनी नीयत साफ करें। तीनों थोड़े असहज हो जाते हैं। अनन्या सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। ऊपर जाते हुए उसकी चाल में ठहराव है और चेहरे पर थकान। कमरे का दरवाजा बंद होते ही वो पीठ टिकाकर जमीन पर बैठ जाती है, फिर आंखें बंद कर लेती हैं और गहरी सांस लेती है। रात भर यश वहीं दुकान के बाहर बैठा रहा, आंखों में नींद नहीं। अगली सुबह कुछ पुराने ग्राहक उसे पहचानते हैं। अरे यश बेटा, तू वापस आए क्या? हम तो समझे तू अब अमीर बन गया है, यहाँ का क्या करेगा? यश उनकी तरफ देखता है, हल्की सी मुस्कान देता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। यश ने तय कर लिया था, अब वो फिर से वहीं से शुरुआत करेगा जहां से उसने सपने देखना शुरू किया था। उसने बिकाऊ का टैग हटाया, दुकान का शटर खोला और हर कोने से पुरानी धूल को साफ किया। फिर वही चाय का ठेला, वही केतली, वही कुल्हड़, सब कुछ उसी पुराने अंदाज में वापस आया। पहली चाय फिर से बनी, वही अदरक वाली। भीड़ नहीं थी, लेकिन हर घूंट में उसकी पुरानी पहचान लौट आई थी। यश की आंखों में अब अफसोस नहीं, सुकून था। अब वो चाय बेच रहा था, लेकिन खुद को खोकर नहीं, खुद को पाकर। यश के जाने के बाद अनन्या के सामने सिर्फ अकेलापन नहीं था, बल्कि जिम्मेदारियों और झूठ का एक भारी बोझ भी था। दादाजी की वसीयत की हर पंक्ति अब उसे डराने लगी थी। वहां साफ लिखा था, अगर शादी 6 महीने तक बनी रहती है तो सारी संपत्ति अनन्या के नाम की जाएगी। लेकिन अगर यश ही वापस ना आया तो वो क्या जवाब देगी? अपने परिवार को कब तक ये कहती रहेगी कि यश बिजनेस ट्रिप पर है? उसके चाचा, चाची और रोहित की निगाहें हर पल उसे परख रही थी। हर मुस्कान, हर कदम पर शक की परछाई थी, जैसे कोई इंतजार कर रहे हो कि कब अनन्या की आवाज कांपे, कब उसकी आंखें झूठ पकड़वा दें। अनन्या जानती थी, अगर कोई एक कड़ी भी टूटी तो सब कुछ जो अब तक बचा कर रखा था छिन सकता है। लेकिन वो टूटी नहीं, वो झुकी नहीं। उसने खुद को काम में झोंक दिया, जैसे अपने ही डर और सवालों से भागने का रास्ता हो। मीटिंग्स में मुस्कुराती रही, क्लाइंट कॉल्स में आत्मविश्वास दिखाया और हर प्रेजेंटेशन में परफेक्शन। लेकिन उसके भीतर कुछ धीरे धीरे थकने लगा था। हर रात जब ऑफिस से घर लौटती तो दरवाजे के पीछे सिर्फ सन्नाटा उसका इंतजार करता था। अनन्या रात को ऑफिस से घर लौट रही होती है। रास्ता सुनसान है और स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही हैं। उसकी गाड़ी एक मोड़ पर धीरे होती है। तभी सामने से बाइक पर 2 नकाबपोश युवक आते हैं और अचानक उसकी कार के सामने आकर रुक जाते हैं। अनन्या चौंक जाती है और घबराकर ब्रेक लगाती है। वो शीशे से झांकने की कोशिश करती है। तभी उनमें से एक बाइक सवार जोर से कार के बोनट पर हाथ मारता है। तुम लोग चाहते क्या हो? वो तेजी से दरवाजा लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन घबराहट में उसका हाथ कांपता है। इतने में एक नकाबपोश उसकी खिड़की की ओर झुकता है और कुछ कहता है जो अनन्या सुन नहीं पाती। उसकी आवाज डरावनी और दबाव भरी है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो घबराकर इंजन ऑन करती है और गाड़ी तेज भगाने की कोशिश करती है। लेकिन अगले ही पल एक नकाबपोश बाइक से पीछे से उसकी कार को टक्कर मारता है। झटके में उसका सिर स्टीयरिंग से टकरा जाता है। उसके माथे से हल्का खून निकलने लगता है। उस दर्द को नजरअंदाज करते हुए अनन्या गाड़ी को मोड़ती है और पूरी ताकत से सामने भागती है,
लेकिन कंट्रोल खो देती है। जोरदार आवाज होती है, गाड़ी सामने एक पेड़ से टकरा जाती है, फ्रंट बोनट कुचल जाता है, एयरबैग खुलता है, धुएं की हल्की परत गाड़ी के भीतर भरने लगती है। अनन्या बेहोश नहीं होती, लेकिन स्तब्ध और लहूलुहान स्टीयरिंग पर टिके हुए अपने ही डर से जूझती है। इस बीच दोनों नकाबपोश युवक ये देखकर बाइक घुमाते हैं और तेजी से अंधेरे में भाग जाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, बिलियनियर बिजनेस वुमन अनन्या पर हमला, कार पर रात में नकाबपोश हमलावरों ने किया हमला। यश का दोस्त चाय की दुकान के पास टीवी पर यह खबर देखता है। वह हड़बड़ाकर अंदर भागता है। भाई टीवी देख, अनन्या पे अटैक हुआ है। यश चौंकता है, उसके हाथ का कुल्हड़ गिर जाता है। बिना कुछ पूछे या बोले वो दौड़ पड़ता है। उसका चेहरा डर, पछतावे और बेचैनी से भरा है। अस्पताल की सफेद रोशनी के बीच अनन्या बेहोश पड़ी है, सिर पर पट्टी बंधी है। मॉनिटर की बीप की आवाज कमरे की खामोशी को तोड़ रही है। दरवाजा तेजी से खुलता है। यश अंदर घुसता है। उसका चेहरा पसीने से भरा है, आंखें लाल हैं। ये कैसे हुआ अनन्या? क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं था? अनन्या धीरे धीरे आंखें खोलती है। उसकी सांसें हल्की हल्की चल रही हैं। आंखों में दर्द और थकावट साफ झलकती है। वो अनन्या के पास जाकर रुकता है, धीरे से उसके हाथ को पकड़ता है। तुम नहीं जानते यश, तुम्हें कुछ नहीं पता मेरी दुनिया के बारे में। मेरे घर में जो हो रहा है, जो साजिशें रची जा रही हैं, तुम उस सब से अनजान थे। क्यों नहीं बताया मुझे? क्या इतना दूर हो गया था मैं डरती थी कि अगर तुम जान भी गए तो तुम क्या करोगे। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं थी, लेकिन तुम्हें बीच में लाने का मतलब था तुम्हें भी उस दलदल में खींचना जिसमें मैं सालों से फंसी हूं। यश उसका हाथ पकड़ता है, धीरे से माथे पर हाथ रखता है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो अनन्या, अब कोई बात छुपानी मत। ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है। अब जो भी होगा हम साथ में झेलेंगे। उनकी उंगलियां आपस में जुड़ जाती हैं, जैसे हर दूरी मिट गई हो। एक अंधेरे कमरे में केवल परछाइयां दिखती हैं। रोशनी बहुत कम है, सिर्फ सिगरेट की धीमी लाल चमक और बाहर की स्ट्रीट लाइट की झलक। 3 आदमी बैठे हैं, एक खड़ा है। सभी की शक्लें अधूरी दिखती हैं, केवल आवाजें स्पष्ट हैं। वो बच गई इतनी प्लानिंग के बाद भी। बस चोट आई है, पर मरती तो सब आसान हो जाता। जायदाद सीधी हमारे नाम पर आ जाती। अब बहुत हो गया। अगली बार चूक नहीं होनी चाहिए। इस बार उसका नाम और अस्तित्व दोनों मिटा देना। लड़की चालाक है। यश को भी वापस खींच लाने में कामयाब रही। अब दोनों को अलग करना और मुश्किल। तो क्या करें? जो करना है जल्दी करना होगा। वक्त ज्यादा नहीं है। अगली बार आखिरी होना चाहिए। अनन्या बिस्तर पर लेटी है, माथे पर पट्टी बंधी है, आंखें थकी हुई लेकिन तेज। यश उसके पास बैठा है, उसका हाथ अभी भी मजबूती से पकड़े हुए। यश, वो सिर्फ मेरी दौलत के पीछे नहीं है, वो मेरी जिंदगी लेना चाहते हैं। मेरा अपना परिवार, मेरा खून मुझे खत्म करना चाहता है। कौन अनन्या? मुझे सब कुछ बता, अब कोई राज नहीं। मेरे चाचा, चाची और रोहित जब से दादाजी की वसीयत पढ़ी गई तब से वो साजिश रच रहे हैं। उन्होंने एक नकली वसीयत बनाई है। अगर मैं 6 महीने तक शादी में नहीं रही तो सारी जायदाद उनके नाम हो जाएगी, और अब वो मेरा नाम मिटाना चाहते हैं। तू वो हमला, वो कोई आम लुटेरा नहीं था? नहीं, वो उनके भेजे हुए थे। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी दूर तक जाएंगे। अब तुम अकेली नहीं लड़ेगी, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन हमें स्मार्टली खेलना होगा। उनके पास पैसा है, ताकत है, लेकिन हमारे पास सच है। सूरज की किरणें टूटी फूटी दुकान पर पड़ रही हैं। यश अपनी पुरानी केतली में चाय बना रहा है। उसका दोस्त गोपाल पास में खड़ा है। भाई, तू अनन्या के साथ उलझ गया है। ये लोग खतरनाक है। तूने टीवी पर देखा नहीं? वो तुझ तक भी पहुंच सकते हैं। गोपाल, मैंने अपनी जिंदगी एक बार सपनों के लिए छोड़ी थी, लेकिन अब मैं अपनी पहचान के लिए लड़ूंगा। और अनन्या, वो मेरी जिम्मेदारी है। तभी एक काली एसयूवी दुकान के सामने रुकती है। दरवाजा खुलता है और रोहित बाहर निकलता है। उसका चेहरा ठंडा लेकिन आंखों में चालाकी। चाय वाले, अभी भी कूलर में जादू बचा है या सब बिक गया? जादू अभी बाकी है,
रोहित, लेकिन ये चाय तुम्हारे स्वाद की नहीं होगी। देख यश, तू एक छोटा सा आदमी है। अनन्या के साथ जो खेल चल रहा है उसमें तू सिर्फ एक मोहरा है। अभी भी वक्त है, चुपचाप हट जा, वरना कुल्हड़ ही नहीं तेरा सब कुछ टूट जाएगा। तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो। मैंने अपनी जिंदगी दोबारा बनाई है और अब इसे कोई नहीं छीन सकता, ना तुम ना तुम्हारे माँ बाप। तुमने आग में हाथ डाल दिया यश, अब क्या करोगे? चाय बनाऊंगा गोपाल, और इस बार ऐसी चाय जो इन सब की साजिश को जला देगी। अनन्या अपने केबिन में बैठी है, सामने वकील की फाइलें बिखरी हुई हैं। उसका चेहरा थका हुआ लेकिन आंखों में जुनून। यश अंदर आता है, हाथ में एक छोटा सा पैकेट। तुम यहाँ? मैंने तो कहा था कि अभी यहाँ मत आना, खतरनाक है। खतरा तो तब है जब इंसान अपने सच से भागे। अनन्या, ये देखो। वह पैकेट खोलता है, उसमें कुछ पुराने कागजात और एक पेन ड्राइव है। तुम्हारे चाचा और रोहित की साजिश का सबूत। मैंने गोपाल की मदद से उनके वकील के ऑफिस से ये निकाला। नकली वसीयत, उनके बैंक ट्रांजैक्शन और उस हमले की कॉल रिकॉर्डिंग। तुमने ये सब कैसे? यश, तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी। अनन्या, गोपाल को मैंने बस इतना कहा कि कुछ कागज चाहिए। वो बेचारा घबरा रहा था लेकिन मेरे साथ चला गया। वकील का ऑफिस रात को बंद था और हमने चुपके से ये सब निकाल लिया। लेकिन यश, अगर तुम पकड़े जाते तो तुम्हें कुछ हो जाता तो? जान तो तब जोखिम में थी जब मैंने अपनी दुकान छोड़ी थी, अपनी पहचान छोड़ी थी। अब मैं सिर्फ सही काम कर रहा हूँ। तुम्हारा सच मेरे लिए मायने रखता है। तुम जानते हो, मैंने शुरू में तुम्हें सिर्फ इस सौदे के लिए चुना था, लेकिन अब मुझे लगता है तुम वो इंसान हो जिस पर मैं सचमुच भरोसा कर सकती हूँ। अनन्या, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें उस दलदल में अकेले नहीं छोड़ सकता था। तुम्हारी लड़ाई अब मेरी भी है। अनन्या की आंखें नम हो जाती हैं। वह धीरे से यश के कंधे पर हाथ रखती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और पहली बार उनकी नजरों में सिर्फ सच और विश्वास है। मैंने तुम्हें गलत समझा था यश। तुम सिर्फ एक चाय वाले नहीं हो, तुम मेरी ताकत हो। ये पेन ड्राइव, इसमें उनकी सारी साजिश है। कॉल रिकॉर्डिंग, नकली वसीयत, बैंक ट्रांजैक्शन, ये सब उन्हें बेनकाब कर देगा। हाँ, लेकिन हमें इसे सही वक्त पर इस्तेमाल करना होगा। अगर हम अभी पुलिस के पास गए तो वो अपने रसूख से बच सकते हैं। तुम सही कह रही हो। हमें इनका खेल उनके ही मैदान में खेलना होगा। आज रात वो सब मेंशन में होंगे। वो सोचते हैं कि मैं टूट चुकी हूँ, कि मैं हार मान लूंगी, लेकिन वो गलत है। हमें उन्हें उनके ही जाल में फंसाना होगा। ठीक है, हम वहां जाएंगे ये सबूत लेकर। पुलिस को चुपके से बुलाएंगे। जब वो अपनी जीत का जश्न मना रहे होंगे, हम ये रिकॉर्डिंग चलाएंगे, नकली वसीयत दिखाएंगे। वो कहीं नहीं भाग पाएंगे। यश, तुम मेरे साथ हो ना? ये आखिरी लड़ाई है। इसके बाद शायद हमें वो सुकून मिले जिसकी हमें तलाश है। मेंशन का हॉल सजा हुआ है। चाचा, चाची और रोहित बैठे हैं, उनके चेहरों पर जीत की मुस्कान। अनन्या अंदर आती है, उसके पीछे यश। हॉल में कुछ वकील और पुलिस ऑफिसर भी मौजूद हैं। यह क्या तमाशा है अनन्या? और यह चाय वाला यहाँ क्या कर रहा है? तमाशा तो आपने शुरू किया था चाचा, लेकिन अब ये खत्म होने का वक्त है। वह पेन ड्राइव टेबल पर रखती है। एक प्रोजेक्टर पर कॉल रिकॉर्डिंग चलती है जिसमें रोहित और उसके गुंडों की बातचीत साफ सुनाई देती है। नकली वसीयत की कॉपी भी सामने आती है। सभी की शक्लें अधूरी दिखती हैं, केवल आवाजें स्पष्ट हैं। वो बच गई इतनी प्लानिंग के बाद भी। बस चोट आई है, पर मरती तो सब आसान हो जाता। जायदाद सीधी हमारे नाम पर आ जाती। अब बहुत हो गया, अगली बार चूक नहीं होनी चाहिए। इस बार उसका नाम और अस्तित्व दोनों मिटा देने हैं। लड़की चालाक है, यश को भी वापस खींच लाने में कामयाब रही। अब दोनों को अलग करना और मुश्किल होगा। तो क्या करें? जो करना है जल्दी करना होगा। वक्त ज्यादा नहीं है, अगली बार आखिरी होना चाहिए। ये सब झूठ है। ये कागजात फर्जी है। झूठ और सच का फैसला कोर्ट करेगा मिस्टर रोहित, लेकिन अभी के लिए आप तीनों को हमारे साथ चलना होगा। पुलिस चाचा, चाची और रोहित को हथकड़ी लगाती है। तभी
एक वकील आगे आता है, हाथ में एक और कागज। मिस अनन्या, ये आपकी दादाजी की असली वसीयत का एक और हिस्सा है। इसमें लिखा है कि अगर आपकी शादी 6 महीने तक बनी रही तो जायदाद का आधा हिस्सा आपके पति के नाम होगा। अनन्या और यश चौंक जाते हैं। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। ये क्या बात है? मैंने तो ये सौदा तोड़ दिया था। लेकिन शायद दादाजी को पता था कि जो सच्चा दिल रखता है वो सौदे से बड़ा होता है। वह यश का हाथ पकड़ती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सूरज की किरणें यश की चाय की दुकान को रोशन कर रही हैं। दुकान अब पहले से ज्यादा चमक रही है। नया पेंट, नया शटर और पुराना जादू। भीड़ फिर से लौट आई है। गोपाल और कुछ पुराने ग्राहक हंसते बात करते हैं। यश भाई, ये मैडम तो अब हमारी भाभी बन गई। हाँ भाई, ये मेरी चाय का नया मसाला है। सब हंस पड़ते हैं। अनन्या शर्मा जाती है। दोनों की हंसी में पुराना सुकून लौट आता है। दौलत से खुशियां खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सुकून नहीं। रिश्ते अगर सच्चे हों तो उनके सामने कोई भी सौदा टिक नहीं सकता। सपने पूरे करना जरूरी है, लेकिन अगर उन सपनों की कीमत अपनों का प्यार और अपनी पहचान खोने से चुकानी पड़े तो शायद वो सपना नहीं, एक समझौता बन जाता है। सफलता वही है जहां दिल को सुकून मिले, और सच्ची दौलत वो है जहां अपने साथ खड़े हों। पैसा इंसान को अमीर बना सकता है, लेकिन प्यार और अपनापन ही उसे पूरा बनाते हैं।